हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं। अब तक आपने 6 कविताएं देख ली हैं और मुझे लगता है आपने पढ़ भी ली होंगी, क्वेश्चन आंसर्स भी उसके कर रहे होंगे। अब हमने सोचा है कि जो आरोह में गद्य खंड है ना, उसको शुरू किया जाए। तो एक चैप्टर इसमें है पहलवान की ढोलक, जिसे मुझे लगता है कि सारे सेक्शन ने कर लिया था, किसी सेक्शन में बाकी नहीं था। नोट्स भी आपने लिखे हुए हैं, पूरे कर लिए हैं। आज हम जो दूसरा चैप्टर देखेंगे ना, वो है नमक। इस चैप्टर को हमने इसलिए स्टार्ट किया पहले क्योंकि एक तो ये चैप्टर बड़ा सिंपल सा है, बड़ी भावना प्रधान एक कहानी है जिसको पिछले साल ही करना था, 11th में ही करना था, लेकिन हो नहीं पाया था। कुछ चैप्टर्स कुछ सेक्शन में हुए, कुछ सेक्शन में नहीं हुए। तो पहले हम इसी चैप्टर को देखते हैं, ठीक है ना। नमक, ये कहानी जो है ना, भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित है। ये तो आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो पाकिस्तान से बहुत से लोगों को पाकिस्तान छोड़ के आना पड़ा, माइग्रेट करना पड़ा, फिर से यहाँ पे आके पुनर्वासित हुए, ठीक है ना। और यहाँ से बहुत से मुस्लिम जो थे वो हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान चले गए, यहाँ से वो विस्थापित हुए और दोबारा जाके पाकिस्तान में बस गए। सरहद की एक नई सीमा रेखा खिंच गई। भारत पाकिस्तान एक था, 2 भागों में विभाजित हो गया, नया भूगोल बन गया, वतन की पहचान बदल गई। जो एक वतन हुआ करता था ना, विभाजन के बाद 2 हो गया। तो इस कहानी में नमक के पुड़िया का एक सफर है जो पाकिस्तान से जिसको भारत ले जाया जाना है, लाया जाना है। अब ये नमक का सफर जो है ना, सरहद के दोनों तरफ बसे हुए लोगों के दिलों को खोल के रख देता है। तमाम सारी प्रचलित धारणाएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसको हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन ये कहानी जो है ना, जिस तरीके से लोगों के दिलों को अनावृत करती चली जाती है, तो हमें समझ में आता है कि वाकई में जो जहाँ जन्म लेता है ना, जहाँ पलता बड़ा होता है, वतन उसी को समझता है। वतन की परिभाषा जो होती है ना, उसके जेहन में वही बसी होती है जहाँ पे वो पलता बड़ा होता है। इस कहानी की केंद्रीय चरित्र जो है ना, सफिया है। सफिया का विवाह होता है, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान चली जाती है। एक बार कीर्तन में गई है, कीर्तन में उनमें पड़ोस की कोई आई हुई है जो देखने में बिल्कुल हूबहू उसकी माँ की तरह से लगती हैं। धीरे धीरे बातचीत में बड़ा लगाव हो जाता है। वो सिख बीबी हैं, तो जब उनको ये पता चलता है कि सफिया अपने भाई से मिलने लाहौर जा रही है, तो बड़ा भावुक हो उठती हैं, क्योंकि वो लाहौर से आई हैं। तो उनके दिमाग में वो लाहौर, लाहौर के लोग, लाहौर के रीति रिवाज, लाहौर की सारी चीज़ें एक एक करके उनके जेहन में उभर आती हैं और बड़ा भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि जब वहाँ से आना तो ला सको तो थोड़ा सा मेरे लिए सौगात के तौर पे लाहौरी नमक लाना। अब समस्या ये है कि नमक सरहद पार ले जाना कानूनन अपराध है, नहीं ले जा सकते। अब सफिया के सामने बड़ी मुश्किल, बड़ी दुविधा। ले जाती है तो कस्टम चेकिंग में पकड़ी जाएगी, क्योंकि कस्टम तो दोनों तरफ है, सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी। और अगर नहीं ले जाती है तो सिख बीबी से जो उसने वायदा किया है ना, वो वायदा टूट जाता है, बड़े असमंजस में पड़ जाती है। अब ये कहानी जो है ना, ये हमें देखने समझने का अवसर देती है कि सरहद की परिभाषा भले ही बदल गई हो, आजादी के इतने सालों के बाद, भारत पाक विभाजन के इतने सालों के बाद, लोग जो है वो जो विस्थापित लोग थे वो दूसरे जगह जाके पुनर्वासित हो चुके हैं। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि भले ही एक अप्रीतिकर, एक अनचाही बाध्यता ने उनको सरहद के इधर उधर उठा के फेंक तो दिया है, लेकिन सरहद के नाम पे जो विभाजन किया गया ना, वो उनके हार्दिक यथार्थ नहीं बन पाया है।
मतलब वो विभाजन जो है ना वो उनके दिलों तक नहीं पहुंच पाया है। अभी भी वतन वो वही मानते हैं जहाँ पे वो उन्होंने जन्म लिया है। तो आप देखेंगे ना इसमें कस्टम अधिकारी किस तरीके से सफिया के साथ पेश आते हैं और किस तरह की बातें करते हैं। कहते हैं ना कि लाहौर में जिस कस्टम अधिकारी की पोस्टिंग है वो भारत को अपना वतन मानता है क्योंकि भारत से विस्थापित होकर आया है। तो वो सफिया को नमक की पुड़िया वापस कर देता है और नमक की पुड़िया वापस करते हुए ये कहता है कि आप सिख बीबी को ये नमक देते हुए कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और हिंदुस्तान मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। एक उम्मीद है कि सब कुछ रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा। किस चीज़ की ओर संकेत करता है कि जो भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा जो है, जिस तरह के रिश्ते इनके हैं, जिस तरह से इनके रिश्ते संवेदनशील हैं, आए दिन जिस तरह के आपस में आरोप प्रत्यारोपों का दौर चलता है, तो ये सारी चीजें जो यहाँ और वहाँ की रहने वाली जनता है, वह पीढ़ी, अब तो पीढ़ी बदल गई है, वह पीढ़ी जिन्होंने अपनी जिंदगी में विस्थापन देखा है, जो विस्थापित होके आए हैं और दूसरी जगह बसे हैं, पुनर्वासित हुए हैं। विस्थापित मीन्स माइग्रेट जिन्होंने किया है, पुनर्वासित रिहैबिलिटेशन, दोबारा जो बसे हैं, तो अभी भी वतन के नाम पे वो उसी को मानते हैं। तो इसका कस्टम अधिकारी का ये कथन ना कि बाकी सब धीरे धीरे या रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, एक उम्मीद जगाता है कि अगर हम दोनों सरहद के इधर उधर रहने वाले लोग अभी भी अपने वतन से उतनी मोहब्बत रखते हैं, भले ही वो भौगोलिक विभाजन हो चुका है और सरहद के हिसाब से हमारा वतन बदल चुका है, उसका स्वरूप बदल गया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारा आपसी प्रेम जिंदा है ना अपने वतन के लिए, तो बाकी सारी चीज़ें जो आपसी ये मन मुटाव है, ये जो कड़वाहट है, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। अब यहाँ पे लेखिका एक सवाल भी रखती है कि अभी तो ये पीढ़ी जो है ना, ये वो वाली पीढ़ी है जिसने अपने बचपन में इन चीज़ों को देखा है, लेकिन जब ये पीढ़ी खत्म हो जाएगी, जिन पीढ़ी का जन्म वो अपने नए वतन के हिसाब से हो रहा है, जो नया वतन आप मुकर्रर कर चुके हैं उस जगह हो रहा है, तो क्या उनमें भी ये लगाव कायम रह सकेगा? क्या ये उम्मीदें बरकरार रख सकेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ये कहानी एक सवाल भी छोड़ती है, ठीक है ना। अब इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की तरह से है, इसको ध्यान से देखिए और हर बार की तरह जैसे मैं बार बार कहती हूँ कि बुक खोल लीजिए, किताब देखिए, है ना। देखिए, उस सिख बीबी को देखकर सफिया हैरान रह गई। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकर जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगा या करती थी। चेहरा जैसे कोई खुली किताब, वैसा ही सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी अम्मा मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। सफिया जो थी ना वो लखनऊ में रहती थी। एक दिन कीर्तन में कहीं से बुलावा आया, कीर्तन में गई तो वहाँ पे उसने सिख बीबी को देखा। पहले से परिचित तो थी नहीं, उसने सिख बीबी को देखा। तो जब सिख बीबी को देखा ना तो उसके दिल में बड़ा मोहब्बत उमड़ आया। क्यों? क्योंकि जिस तरह की वो बाहरी वेशभूषा थी, बड़ा हैरान रह गई कि वही जैसे भारी भरकम जिस्म उसकी माँ का था, वैसे ही भारी भरकम जिस्म था, वैसे ही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिसमें नेकी झलक रही थी, जिसमें मोहब्बत झलक रहा था, जिसमें रहमदिली झलक रही थी। चेहरा जैसे खुली किताब, बिल्कुल कुछ छिपा नहीं था, कोई अंदर का छिपा व्यक्तित्व नहीं था, ठीक है। और वैसे ही उसने बारीक मलमल का दुपट्टा ओढ़ा था, जैसे सफिया की अम्मा जो है ना वो मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। तो जब उसने सिख बीबी के स्वरूप को देखा ना तो हैरान रह गई कि किस कदर ये सिख बीबी उसकी माँ से मिलती जुलती हैं। तो उसका मोहब्बत उमड़ आया। माँ से तो सबको लगा होता है, तो जब उसने देखा कि इसका चेहरा तो बड़ा माँ से मिलता जुलता है, तो उनका मोहब्बत जो है उसके प्रति उभर आया। अब जब सफिया बार बार मोहब्बत से उनकी तरफ देखने लगी तो सिख बीबी भी देखने लगी उसको। उन्होंने इससे पूछा कि ये कौन है। सिख बीबी जो थी ना घर की, वो जिनके यहाँ कीर्तन पे गई थी,
तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये कौन है। तब उस बहू ने बताया कि ये सफ़िया है और काफ़ी सालों के बाद ये लाहौर जा रही हैं अपने भाइयों से मिलने के लिए। तो जब उसने सुना कि ये लाहौर जा रही हैं, तो चूंकि सिख बीबी जो है ना लाहौर से ही विस्थापित होकर आई थी, तब वो सड़क के उसके पास चली गई, उससे बातें करने लगी, बताने लगी कि लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने खूबसूरत होते हैं, उम्दा खाने के, नफीस कपड़ों के शौकीन, मतलब खाने के बड़े शौकीन, बढ़िया खाने के शौकीन होते हैं, बढ़िया कपड़ों के शौकीन होते हैं, सैर सपाटे के शौकीन होते हैं, जिंदा दिल होते हैं। मतलब अपने आप ये उद्गार, ये भावनाएं उसके मुंह से निकलने लगी जब उसने पता चला कि वो लाहौर जा रही है। तो लाहौर के प्रति जो उसके दिल में बसा हुआ मोहब्बत था ना, वो उभर के सामने आ गया। कीर्तन होता रहा और वह आहिस्ते आहिस्ते बात करती रही। एक दो बार उसने पूछा भी, माता जी आप यहाँ पे, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। तब उसने क्या कहा, हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी हम आए थे। अब तो यहाँ पे हमारी कोठी भी है, ठीक है, बिजनेस है, सब कुछ ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है, क्योंकि लाहौर से विस्थापित होके आई थी। तो वो लगाव जो है ना वो कम नहीं हुआ था। उन्होंने कहा लाहौर बहुत याद आता है, साड्डा लाहौर, ठीक है, हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। क्या कहा कि वतन तो हमारा लाहौर ही है, भले ही हम लाहौर से विस्थापित होकर हिंदुस्तान चले आए हैं, लेकिन वतन तो हमारा लाहौर ही है। फिर पलकों से, इस लाइन को देखो, फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। बात आगे चल पड़ती है और घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाती है साडा लाहौर, कि कुछ जो है ना, कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं। मतलब आंखों से जब उसको लाहौर की याद हो आई ना, तो बड़ी भावुक हो गई और उसकी आंखों से कुछ आंसू टपक पड़े, और सफ़ेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा था तो उसकी दुधिया आंचल में वो ढुलक गए। बात घूम फिर के फिर वहीं आ गई कि साडा लाहौर, मतलब हमारा लाहौर, उसकी क्या बात है, ठीक है, उसकी क्या तुलना है। कीर्तन को 11 बजे खत्म हुआ। जब वह प्रसाद हाथ में लिए उठने लगी और सफ़िया के सलाम के जवाब में दुआएं देती हुई रुखसत होने लगी, तब सफ़िया ने धीमे से कहा, जब देखा कीर्तन खत्म हो गया, प्रसाद ले लिया इन्होंने, रुखसत होने लगी मतलब विदा होने लगी, जाने लगी, तब सफ़िया ने जो बड़ी दुआएं देने लगी सफ़िया को, क्योंकि बड़ा मोहब्बत हो आया था कि सफ़िया जो है वो लाहौर जा रही है, वह लाहौर जो इनको बड़ा प्रिय है सिख बीबी को। तब उन्होंने सफ़िया ने धीरे से पूछा कि अगर आपको कुछ सौगात मंगानी हो तो आप मुझे हुक्म कर सकती हैं। तो वो दरवाजे से लगी खड़ी थी, हिचकिचा के आहिस्ता बोली कि अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना, ठीक है, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। बात खत्म हो गई, ठीक है। सफ़िया चली गई लाहौर, लाहौर पहुंच गई। अब 15 दिन के लिए गई थी, 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। जिम खाना की शामें, दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, उसका बस न चलता था कि बिछड़ी बहन को क्या क्या ना ला के दे दे, क्या ना कर दे। अजीज़ों का ये हालत था कि जो भी आता कुछ न कुछ ले आता था। तो देखते 15 दिन तो बहुत नहीं होता है ना। मिलने के लिए गई थी वहाँ पे, इतने दिनों के बाद गई थी, सालों के बाद गई थी, तो देखते ही देखते समय बड़ी तेजी से बीत गया। और जो उसके चाहने वाले थे उनको लगता था अपनी बहन को क्या चीज़ ना दे दे, क्या ना ला के दे दे। हर अजीज़ जो था, अजीज़ किसको कहते हैं, जो प्रिय होते हैं, जो भी उनके प्रिय थे वो कुछ ना कुछ ला के दे रहे थे। अब समस्या इसके सामने क्या आ गई कि जो गिफ्ट इतने मिल गए, जो उनके अजीज ला के दिए हैं, अब सब इनको हिंदुस्तान लाना था, दिया हुआ गिफ्ट था, छोड़ नहीं सकती थी सारे उपहार। तो अब इनके सामने समस्या ये हो गई ना कि इतनी सारी चीज़ों को कैसे पैक करें, कैसे रखें, किस तरीके से रखें। खैर बाकी सारी चीज़ों के साथ बहुत समस्या तो थी नहीं, जो बड़ी समस्या थी ना वो थी नमक की, कि नमक को कहाँ रखें और कैसे रखें। सेर भर नमक था, सफ़ेद कागज़ की पुड़िया में सेर भर नमक था, बादामी कागज़ की पुड़िया थी। सफ़िया का भाई पुलिस ऑफिसर था, तो उसने सोचा भाई ये पुलिस ऑफिस, ये तो उसको मालूम ही था कि नमक ले जाना गैर कानूनी है। तो सफ़िया का भाई पुलिस ऑफिसर था, तो उसने अपने भाई से सोचा कि पूछ लेते, उससे पूछना ठीक रहेगा। तो उसने धीरे से पूछा, भाई से चुपके से पूछा कि क्यों भैया,
नमक ले जा सकते हैं? उसने क्या पूछा, नमक ले जा सकते हैं सरहद पार? वह हैरान होकर बोला, नमक? नमक तो आप नहीं ले जा सकती, गैर कानूनी है। और नमक का आप करेंगी भी क्या? आपके हिस्से में तो हमसे बहुत ज़्यादा नमक आया है। देखिए भाई का क्या व्यंग्य छिपा हुआ था कि पहले तो चौंक गया कि आप नमक ले जाके क्या करेंगे, नमक का क्या करेंगे। फिर उसने कहा कि आपके हिस्से में तो वैसे ही बहुत नमक है, मतलब जो नमक बनता है, जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन, वो एरिया तो पाकिस्तान की तुलना में हिंदुस्तान के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, फिर आप यहाँ से नमक ले जाना क्यों चाहती हैं? अब उसने क्या कहा, वह हैरान होकर बोला, नमक नमक नहीं ले जा सकती, गैर कानूनी है। और आपके हिस्से में तो बहुत नमक आया है। पहला तो गैर कानूनी है, दूसरा ले जाने का कोई औचित्य भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके हिस्से में, मतलब हिंदुस्तान के हिस्से में पाकिस्तान के मुकाबले बहुत नमक है। वह झुझला गई, मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा, मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही भिजवा मंगवाया है। अब उसने क्या भाई को समझाया कि हाँ मैं हिस्से बकरे की बात नहीं कर रही हूँ, जो तुम बंटवारे की बात कर रहे हो कि तुम्हारे हिस्से में कितना आया, पाकिस्तान के हिस्से में कितना आया, तो यहाँ मैं हिस्से और बकरे की बात नहीं कर रही हूँ कि तुम पाकिस्तान की बात कर रहे हो, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। मेरी तो माँ ने नमक मंगवाया है और सौगात के तौर पे मंगवाया है। अब भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ कि माँ को गुजरे तो सालों हो गए, फिर ये किस माँ की बात कर रही है, कहाँ से माँ की बात कर रही है। भाई की समझ में कुछ नहीं आया कि माँ का जिक्र क्यों था, वो तो बंटवारे के पहले ही मर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में भाई ने कहा, देखिए बाजी, आपको कस्टम से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब कस्टम चेकिंग होगी, और अगर कस्टम चेकिंग में नमक निकल गया तो वो आपके सारे सामानों की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, कानून जो। बस इतना कह के रुक गया, क्योंकि उसके बाद को उसने पूरा ही नहीं होने दिया। फिर सफिया बड़ी बिगड़ करके बोली, क्या कहा, निकल आने का क्या मतलब है? मैं चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के और जता के ले जाऊंगी। फिर उस बहन उसने क्या कहा सफिया ने कि ऐसे छुपा के ले जाने का क्या मतलब है भाई, मैं इस तरह से नहीं ले जाऊंगी, चोरी से नहीं ले जाऊंगी, मैं दिखा के ले जाऊंगी और जता के मैंने उन्हें बता दूंगी कि मैं नमक ले जा रही हूँ, इस तरह ले जाऊंगी। भाई ने कहा, ये तो आप और भी गलत करेंगी, कानून। फिर इसने बीच में टोक दिया, डॉट डॉट दिया है ना, और कहना चाह रहा था, इसने टोक दिया, क्या कहा, फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, सब क्या क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरव्वत, आदमियत और इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान हैं, मशीन तो नहीं है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं केवल तुम कानून कानून की बात कर रहे हो। कह रहे हैं कि क्या सारे कानून जो होते हैं हुकूमत के होते हैं? क्या इंसानियत का कोई मतलब नहीं होता? आदमियत का, मुरव्वत का, इन सारी चीज़ों का कोई रिश्ता नहीं होता क्या? फिर क्या कहा, कस्टम वाले भी तो आखिर इंसान ही है ना, आफ्टर ऑल वो भी इंसान है, मशीन तो है नहीं। कहने का मतलब क्या उनके अंदर संवेदनाएं नहीं है? मैं महज थोड़ा सा नमक ले जा रही हूँ, ये ब्लैक मार्केटिंग का चीज़ नहीं है, काला बाजारी नहीं है, ये किसी भी तरह की तस्करी नहीं है। एक छोटा सा नमक है तो क्या उनकी थोड़ी सी नमक है, सवा से नमक है, तो क्या उनके समझ में ये नहीं आएगा कि ये कानूनन अपराध मैं नहीं कर रही हूँ, बल्कि ये मैं मोहब्बत के तौर पे या किसी भी काम के लिए एक सौगात के तौर पे ले जा रही हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ा सा क्वांटिटी है, बहुत थोड़ी सी मात्रा है। फिर उसने कहा ना, आखिर कस्टम वाले भी तो इंसान होते हैं, मशीन तो होते नहीं। फिर देखिए भाई ने क्या कहा, हाँ वे मशीन नहीं होते, पर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वे शायर भी नहीं होते, उनको तो अपनी ड्यूटी करनी होती है। फिर उसने क्या कहा, हाँ मशीन तो नहीं होते, लेकिन शायर भी नहीं होते, क्योंकि शायर जिस अंदाज से सोचता है ना, शायर जिस तरीके से, शायर हमेशा भावना प्रधान तरीकों से सोचता है। शायरी में, लेखन में, साहित्य में भावनाएं प्रधान होती हैं, तो भावना प्रधान भी नहीं होता, इतने भावुक भी नहीं होते, इतने संवेदनशील भी नहीं होते हैं अगर मशीन नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको तो अपनी ड्यूटी करनी है ना, आफ्टर ऑल उनको तो अपनी ड्यूटी करनी है। अरे बाबा, तो मैं कब कह रही हूँ कि वे ड्यूटी ना करें? एक तोहफा है, वह भी चंद पैसे का, शौक से देख ले, कोई सोना चांदी नहीं, स्मगल की हुई चीज़ नहीं, ब्लैक मार्केट का माल नहीं।
फिर उसने क्या कहा कि भाई मैं कब कह रही हूँ कि ड्यूटी ना करें, देख ले उसको आराम से। आखिर ये तोहफा ही तो है, चंद पैसों का तोहफा। कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, सोना चांदी नहीं है, स्मगलिंग नहीं है, तो भला इसमें उनको क्या ऐतराज हो सकता है? थोड़ी सी पुड़िया भर नमक अगर मैं ले जा रही हूँ तो उसमें क्या ऐतराज हो सकता है? क्योंकि कोई भी चीज़ की अगर मनाही है तो ब्लैक मार्केटिंग की इस तरह से नहीं ले जा सकते हैं। चोरी छुपे अगर ले जाते हैं तब तो उस कस्टम चेकिंग में निकलेगा, तब तो कस्टम चेकिंग वाले ऐतराज करेंगे। भला इसमें क्या ऐतराज करेंगे? ये तो एक आदमियत, एक इंसानियत, एक मोहब्बत का तोहफा है जिसको मैं ले जा रही हूँ। अब आपसे बहस कौन करे? आप अदीब ठहरी, और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा जरूर घूमा हुआ होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, आप ले नहीं जा पाएंगे और बदनामी मुफ्त में हम सब की होगी। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? भाई ने देखिए क्या समझाया कि अब आपसे बहस कौन करे, आप अदीब ठहरी। अदीब माने शायर। अदीब किसको कहते हैं? शायर को, साहित्यकार को। तो आप तो साहित्यकार हैं, शायर हैं, तो भला आपसे बहस कौन करे? और अदीब जो होते हैं ना, उनका दिमाग थोड़ा घूमा होता है। दिमाग घूमा क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत नियम और कानून के साथ नहीं चलते, क्योंकि वो तो अपनी भावनाओं से सोचते हैं। वो तो समाज में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उठाते हैं और अपने आधार पर उसको सुलझाना चाहते हैं। उनको प्रेम और मोहब्बत की भाषा आती है, उसी भाषा से सबको काम करना चाहते हैं, उसी से करवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कानून की भाषा चलती है। कस्टम कानून देखता है, ठीक है, और जो कानून से जिस चीज अनुमत होगा वही काम वो करेंगे। आखिर आप कस्टम वालों को कितना जानती हैं? आपकी चेकिंग होगी, सारे सामान के तो बिखरेगी चिंदी चिंदी, और जो बदनामी होगी ना वो मुफ्त में हम सब की होगी, हम लोग की भी बदनामी होगी। उसने गुस्से से जवाब दिया, कस्टम वालों को जाने या ना जाने, पर हम इंसानों को थोड़ा सा जरूर जानते हैं। और रही बात दिमाग की, तो अगर सबका दिमाग हम अदीबों की तरह थोड़ा घूमा हुआ होता ना, ये दुनिया एक बड़ी बेहतर जगह होती। क्या समझाया भाई ने? कि कहा ना कि आप ठहरी अदीब, और अदीबों का दिमाग थोड़ा घूमा हुआ होता है। तब भाई ने समझाया कि अगर सबका दिमाग हम अदीबों की तरह घूमा हुआ होता है ना, तो ये दुनिया बेहतर जगह होती। तो जिस तरह दिमाग से आदमी जब सोचता है ना, तो केवल फायदे की बात सोचता है। दिल से जब सोचता है तो प्रेम की बात सोचता है, भाईचारे की बात सोचता है, नफरत की बात नहीं सोचता, स्वार्थ की बात नहीं सोचता। तो अगर हम शायरों की तरह, हम अदीबों की तरह सब लोग सोचते, सबका दिमाग अगर ऐसे ही सोचता, तो निश्चित रूप से ये दुनिया एक बेहतर जगह होती, जहाँ पे इस तरह से, जिस तरह के चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, जिस तरह से यहाँ पे केवल अपने फायदे की बातें चल रही हैं, और सारी समस्याओं का जड़ यही है कि हम केवल अपने स्वार्थ की बात सोचते हैं। तो अगर दुनिया हमारी तरह से सोचती, हम अदीबों की तरह सोचती, तो निश्चित रूप से एक बेहतर जगह होता ये यहाँ पे रहने के लिए। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। बड़ा व्यस्त कार्यक्रम था, पहले से ही सेट हो गया। नेक्स्ट डे जो है, अगले दिन जो है 2 बजे उनको निकलना था, इसलिए सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया उसने और सारे सामान बांधने लगे। धीरे धीरे जितने भी सामान आसपास फैले थे ना, सारे एक एक करके उसके सूटकेस के अंदर आने लगे, समाने लगे, या फिर बिस्तर बंद में। पहले बिस्तर बंद भी जाता था, लोग कहीं भी जाते थे ना, इसको होलडाल कहते थे, वो भी लेके जाया करते थे बिस्तर बंद, जिसको सामान भी रख सकते थे, उसमें गद्दे वगैरह रख सकते थे, चद्दर रख सकते थे, तकिया रख सकते थे, ये सारी चीज़ें उसमें रख सकते थे। तो पहले बिस्तर बंद भी लोग लेके आया जाया करते थे। अब तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अब तो आप एसी में सफ़र करते हैं, सारी चीज़ें वो एसी डिब्बे वाले, कोच वाले प्रोवाइड कर देते हैं, तो इन सारी चीज़ों की अब ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है। लेकिन पहले सब अपने साथ बिस्तर बंद ले जाते थे, होल डाल ले जाते थे। तो जितने भी सामान थे ना, सारे सामान एक एक करके उसके बिस्तर में आ गए। अब केवल एक चीज़ जो नहीं आई, ठीक है, एक तो छोटी सी टोकरी कीनू के थे, एक दोस्त का तोहफ, 2 चीजें रह गई थी। एक कीनू था, कीनू की टोकरी। तो पहले आप देखे होंगे ना, बांस बेंत की टोकरी चलती थी, ठीक है ना, जो इस शेप में होती थी, एक गमले की तरह से नीचे पतली होती थी, ऊपर ऐसे चौड़ी हो जाती थी, और बेंत का ही ढक्कन होता था उस पर। तो उसमें कीनू थे। कीनू किसको कहते हैं? कीनू जो है ना, संतरे की एक वैरायटी होती है। अब संतरा होता है, माल्टा होता है, कीनू होता है, 3 तरह वैरायटी आती है।
तो कीने जो बहुत ऑरेंज कलर के जो चिपटे चिपटे से होते हैं ना, उसको कीनू कहते हैं। तो एक तो कीनू था टोकरी में, एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। मतलब दोनों क्वालिटी इसके अंदर होते हैं, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा और संतरे की तरह से नाजुक। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। ये दो चीजें रह गई थी जिनको उन्हें पैक करना बचा हुआ था। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। जो आपसे बातचीत उसने भाई से की ना, और भाई से जो जवाब सवाल हुए, उससे थोड़ा सा उसका जो गुस्सा था ना, अब वो गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। अब भावना से काम नहीं ले, वो तो भावना की बात कर रही थी भाई से कि वो क्या इंसान नहीं होते, क्या वो मशीन होते हैं, सारे रिश्ते कानून के ही होते हैं, क्यों कानून कानून किए जाते हो। ठीक है, ये सारी बातें भाई से हुई। तो अब जो है ना, भावना के स्थान पे बुद्धि हावी हो रही थी, मतलब अब वो उन तरकीबों से विचार करने लगी। अब उसका दिमाग काम करने लगा, बुद्धि काम करने लगी। अब वो उन तरकीबों पर विचार करने लगी जिस तरकीब को लगा करके वो नमक जो है ना, वो सरहद पार ले जा सके, पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले जा सके। ठीक है, नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे ले तो जानी है, क्योंकि उसकी माँ ने, माँ की तरह से जो सिख बीबी थी जिनमें वो माँ को अपने देख रही थी, उन्होंने मंगाया था, इसलिए नमक तो ले जाना है। लेकिन कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले लें और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने ना जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। अब जो है ना, तरह तरह के उसके दिमाग में तर्क आते हैं और खुद उन तर्कों का वो खंडन भी करती है। पहले उसने सोचा कि नमक की पुड़िया हम कस्टम वालों के सामने रख देंगे, दिखा देंगे। फिर दिमाग में तुरंत आया, अगर इन केस कस्टम वालों ने मना कर दिया, हटा दिया, तब हम क्या करेंगे, समस्या ये है। फिर उसने कहा कि उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया है, जो हमने सिख बीबी से वायदा किया है कि मैं आपके लिए लाहौरी नमक लाऊंगी, फिर उस वायदे का क्या होगा। और हम सैयद हैं, दिया ना, देखिए हम अपने को सैयद कहते हैं, और सैयद जो होते हैं ना, वो वादा करके वादा नहीं तोड़ते हैं, वादा करके झुठलाते नहीं है। ठीक है, मर जाते हैं लेकिन वायदे को पूरा करते हैं, तो वादा तो पूरा करना ही होगा किसी भी तरीके से। फिर उसके दिमाग में तरकीब आई, क्यों ना ये सारे कीनू जो ऐसे रखे हो ना, मैंने बताया ना इस तरीके से होता था, वो वाली टोकरी होती थी पहले जो चलती थी। तो उसने सोचा कि सारे कीनुओं को निकाल दें और बिल्कुल नीचे वो जो पुड़िया है ना, बादामी कलर की पुड़िया, उसको रख दें। उसके बाद से फिर से सारे कीनू उसके ऊपर लाद दें, तब तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। फिर उसने सोचा कि मैंने देखा भी था कि कस्टम से इधर से लोग कीनू ले आ रहे थे, पाकिस्तान से हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान से लोग पाकिस्तान की तरफ जो है वो केले ले जा रहे थे। तो कोई उसको चेक नहीं कर रहा था। दोनों लोग फलों की टोकरियां इधर से उधर आ रही थी, लेकिन किसी को चेक नहीं कर रहा था कोई भी, तो आसानी से जा सकती है। फिर उसने कहा कि इस कीनुओं के ढेर में भला कौन इसको देखेगा। नहीं, फलों की टोकरियां तो आते समय भी किसी ने नहीं देखा, इधर से केले और उधर से कीनू सब ला रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। अब उसके दिमाग में क्या आया कि ये सबसे बढ़िया है, यही काम करते हैं और फिर देखा जाएगा जो होगा आगे, क्योंकि कोई ना कोई तो तरकीब लगाना ही था, किसी न किसी तरीके से तो ले जाना ही था। वायदे को तोड़ नहीं सकती थी क्योंकि उसने वायदा सिख बीबी से किया हुआ था। तो अब उसने सोचा कि इसी तरकीब से ले जाते हैं। उसने कीनू कालीन पर पलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने मानो किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया। कुछ देर उकड़ू बैठी पुड़िया को देखती रही और तमाम कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपनी बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिसमें शहजादा अपनी रान चीर कर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब हो सकती थी, वरना वह भी अपना दिल चीर कर यह नमक छिपा लेती। और उसने कहा भरी क्या क्या, पहले सारे कीनुओं को पलटा, सबसे नीचे पुड़िया रख दी, उसके ऊपर कीनू रख दिया उसने सारा। अब उसको ऐसा महसूस हुआ ना कि अपने किसी प्रिय को, जो बहुत अजीज हो, जो बहुत प्रिय हो, उसको कब्र की गहराइयों में उसने दफन कर दिया। कुछ देर बैठी रही, उकड़ के बैठी रही, ठीक है, सोचती रही, घुटनों के बल बैठी रही उस पर और सोचने लगी। क्या सोचने लगी वो
कि उसको अपनी माँ की कहानियाँ याद आने लगी। जब वो छोटी थी और माँ उसकी कहानी सुनाया करती थी कि किस तरह शहजादा जो है वो अपनी रान चीर कर, रान माने जंघे को चीर कर उसमें हीरा छिपा लेता था और देवों से, भूतों से, राक्षसों से बचता हुआ गंतव्य तक पहुंच जाता था। कह रही है कि अगर ऐसी कोई तरकीब होती तो वो भी यही काम करती। वो भी अपने शरीर के किसी हिस्से को चीर कर, दिल को चीर कर उसमें उस नमक की पुड़िया छिपा लेती और लेके चली जाती। ठीक है, अपने गंतव्य तक वो भी पहुंच जाती। इस तरह से उसने एक लंबी आह भरी। ठीक है, अब आप इतना पढ़ के देख लें और इसके बाद का जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में देती हूँ, अगले वीडियो में मैं देती हूँ इसको, तो आप इतना पढ़ के देख लो। ठीक है, ओके बेटा।